Hey guys, welcome back to my channel. So in the previous class we have discussed about the chemical reaction chapter. उसके हमने काफ़ी हद तक पूरा ये चैप्टर है सो रिगार्डिंग जो भी कंटेंट है हटा करके शॉर्ट फॉर्म में आपको सारा डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन वर्ड जब वैसे भी छोटा था तो उसके हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जिसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। आपको बस कुछ एक रिएक्शन अगर तुम देखना है उस चैप्टर में जो भी है वो एक बार एनसीईआरटी बुक से क्रॉस चेक कर लेना, अदरवाइज वो मोर देन सफिशिएंट है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब इनके क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, तो कुछ पहले हम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को इसके ले लेते हैं कि जो भी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन है, उनके मीनिंग है, उनके बेसिस पे डिजाइन। तो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। तो इसको इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के रेफरेंस में हम समझाएंगे। तो अगर आप लोग देखें तो मेटल्स जैसे हमें पता है कि एग्जांपल देखें, हमारा वायरिंग मीडिया यूज होता है, कॉपर मेटल यूज होता है, गोल्ड सिल्वर भी यूज हो सकता है, बट दे आर टू एक्सपेंसिव और इसको भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से फ्रेम करेंगे कि जो मेटल्स हैं वो एक्सीलेंट कंडक्टर्स होते हैं बिकॉज ऑफ देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन अ मेटल। जो मेटल के जो हमारे मतलब ऐसा होते हैं जैसे मेटल के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके आउटर शेल में घूमते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना वो फ्री होता है, दैट इज अवेलेबल फॉर द मोमेंट, ठीक है। वो शेयरिंग में होता है, लाइक एक एटम उसको अपना नहीं कहता, मूविंग। तो मेटलिटिक में वो लूज होते हैं, जो भी आउटरमोस्ट वैलेंस में जो भी सबस्टेंस फ्री होते हैं वो मूव करते हैं थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। हमें दिखने में वो सॉलिड दिखाई देता है, बट इलेक्ट्रॉन वो फ्री मूव करते हैं थ्रू आउट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, जिसको क्या कहते हैं, फ्री ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। फ्री ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड, दी जब कोई वोल्टेज प्रोवाइड करी जाती है तो जो ये इलेक्ट्रॉन हैं वो इजीली फ्लो कर पाते हैं और भी ज़्यादा एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, क्योंकि उनको एक पाथ मिल जाता है कि यहाँ हाई वोल्टेज है, इधर लो वोल्टेज है, तो फिर स्टार्ट मूविंग की इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑब्वियसली दैट इज। बट जब वोल्टेज अप्लाई होती है तो वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करने लगते हैं और कैरी आउट करंट। इसको हम दूसरे और फर्दर मोर एक्सप्लेन करने ऐसे बोल सकते हैं कि जो मेटल है उनकी कैरेक्टराइज्ड फ्यू वैलेंस सेल्स होती हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे किसी में एक होता है, किसी में दो होते हैं, किसी में तीन होते हैं, जो कि लूजली बाउंड होते हैं, लूजली हैंड बाय द न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट साउथ में है तो वो लूजली बाउंड होंगे, क्योंकि एक या दो या तीन है तो इतने ज़्यादा पकड़ नहीं होते, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होता है ड्यू टू रिलेटिवली लो न्यूक्लियर चार्ज एंड लार्ज एटॉमिक लेवल होने की वजह से ऐसा होता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वल्नरेबिलिटी है मेटल के अंदर, इससे क्या होता है कि लो आयनाइजेशन एनर्जी पे, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन फर्दर एनर्जी पे मूव कर जाता है, फैसिलिटेटिंग कि मेटल्स जो हैं वो लूज कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली टू फॉर्म द पॉजिटिव माइनस या फिर कैटायन एनर्जी होती है, उससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर लेंगे टू द अदर एनर्जी लेवल फ्रॉम द पॉजिटिव माइंड ऑफ कैटायन फॉर्म हो जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो एक प्राइमरी ड्राइवर है का उनकी मेटलिक रिएक्टिविटी का। कहीं कहते हैं ना कि मेटल रिएक्टिविटी जिसके साथ मेटल रिएक्टिविटी शो करते हैं उसका मेन रीजन क्या है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं उनका कैरेक्टर्स में, तो इस वजह से उनको मेटलिक रिएक्टिविटी में लिया जाता है मेन फैक्टर। और एक सॉलिड मेटलिक लैटिस में क्या होता है, जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि सिंगल एटम को बिलोंग नहीं करते हैं, वो फ्रीली थ्रू आउट द स्ट्रक्चर मूव करते रहते हैं और एक डीलोकलाइज्ड क्लाउड क्रिएट कर लेते हैं
that bind to the positive ion together in the metallic core. Hopefully you will get the point. अब इसमें एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें आप ऐसे ऐसे पैटर्न्स बना के ये ऑब्वियसली इनके बीच में इतना स्पेस नहीं था, आई हैव जस्ट दिखा सके कि ये एक इसका इलेक्ट्रॉन शेल बाहर की साइड है, क्योंकि ये बाहर बिल्कुल बाहर होता है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री वो मूव करें. We will let it come better. Next thing, coming to the next question, why is sodium stored in kerosene while gold is not? सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर किया जाता है लेकिन गोल्ड को नहीं? वैसे तो दोनों मेटल है, बट सोडियम को क्यों केरोसिन में स्टोर किया जाता है? गोल्ड को भी तो कर सकते हैं, या फिर सोडियम को भी तो गोल्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट नो. इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो सोडियम है वो एक अल्कली मेटल है. अल्कली मेटल यानी कि इट्स सो रिएक्टिव दैट ये विगरस रिएक्शन शो करता है किसके साथ? मॉइस्चर के साथ और ऑक्सीजन के बहुत विगरस रिएक्शन करता है. लेकिन गोल्ड होता है वो एक नोबल मेटल. नोबल मेटल माने बिल्कुल केमिकली नेचर, दैट मीन्स इट डजंट रिएक्ट विद एयर, ना ही पानी के साथ ना ही हवा के साथ डजंट रिएक्ट, जिसकी वजह से वो काफ़ी सालों तक शाइनी रह पाता है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी नहीं है, मतलब नोबल मेटल में आता है. So this is how we can explain. Now coming to the next question, what happens when iron nails are placed in copper sulfate solution? Write the chemical reaction and explain the observation. ये हमने पिछले चैप्टर में भी करी थी ये रिएक्शन कि जब हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन नेल्स डालते हैं तो क्या केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है. मेनली ये रिएक्शन का टाइप अगर बोला जाए तो कौन सी रिएक्शन है? दैट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो ये कौन सी टाइप है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की टाइप है, जिसमें क्या है हमारी ग्रे कलर की हमने पढ़ा था, ग्रे कलर की आयरन नहीं करनी और ब्लू कलर का हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है. लेकिन कुछ के बाद जो आयरन नहीं रिएक्ट करते हैं क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो क्या होता है कि जो आयरन है वो पुश कर देते हैं कॉपर को सोल्यूशन से बाहर. तो लेफ्ट में कॉपर सोल्यूशन से उसको सेपरेट आउट कर देते हैं CSO4 कंपाउंड से और खुद बॉन्ड बना लेते हैं SO4 सल्फेट के साथ में. और जो ये कॉपर लेयर है ये हमारी जो आयरन नील है ना उसके ऊपर एक कोटिंग क्रिएट कर देती है, जिससे क्या होता है जो आयरन नील है वो ब्राउन कॉपर कलर में ले लेती है. तो ब्लू कलर का सोल्यूशन वो फिर होता है किस कलर में? लाइट ग्रीन कलर में. जो इसका कलर है फिर सल्फेट का टू द फॉर्मेशन ऑफ रेडिश, और जो रेडिश ब्राउन कलर की फॉर्मेशन है. Now coming to the next question, why do ionic compounds have high melting point in boiling? क्यों ionic compounds का high melting point और lower high boiling point और high melting point होता है? क्योंकि जो ionic compound होते हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का. NaCl का अगर हम एग्जाम्पल लें इसलिए किससे कंसिस्ट होता है? एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन, जो कि एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं और एक रिपीटिंग पैटर्न होता है जिससे एक जायंट आयनिक लैटिस क्रिएट होता है. तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड रहते हैं कि जब इनको मेल्ट या बॉयल किया जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है टू ब्रेक दिस पावरफुल बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ट्रेंड ऑफ मेटल. रिएक्टिविटी ट्रेंड बताइए कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन मीडियम रिएक्टिव है, और कौन है वो लो रिएक्टिव है मेटल का. तो मेटल से रिएक्टिविटी रेंज देखी जाए टॉप से बॉटम में तो ये ट्रेंड फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू किसके? कितनी आसानी से मेटल लूज करता है अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को. ये जो मेटल जितना इजीली अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करतेगा वो क्या होगा? हाईली रिएक्टिव. जैसे कि हमारे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कि बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. मीडियम रिएक्टिविटी में आएगा जिंक आयरन, जो कि रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ? एसिड के साथ भी और वाटर के साथ भी करते हैं, लेकिन स्लो होता है. तो इस टाइप के थोड़े से एम्फोटेरिक कंडीशन का जैसे कुछ एग्जाम्पल है जो एम्फोटेरिक कंडीशन में प्रेजेंटेशन करेंगे. लो रिएक्टिविटी कौन से शो करेंगे? जैसे हमें पता है अभी किया था हमें डिस्कस, गोल्ड एंड प्लेटिनम. ये रेयरली लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन. आगे क्वेश्चन पे आते हैं
कि वाई डू मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखो रिएक्टिविटी से भी वाले में तो इनकी रिएक्टिविटी के रिलेटेड से काफ़ी चीज़ें डिटरमाइन करी जाती हैं, तो उसी हिसाब से ये रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन लो रिएक्टिव, उस बेसिस पे रिएक्शन भी परफॉर्म करी जाती है। अब ये बताना कि वाई डू मेटल्स, ये हमने बताया कि प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर क्यों फॉर्म कर लेते हैं। ये जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जब एयर में एक्सपोज करके रखेंगे तो ये नेचुरली ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर लेते हैं। क्या दैट मीन्स कि जब इनको ओपनली एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो एक थिन स्टेबल लेयर बना लेते हैं बाहर अपने सरफेस के, जैसे MgO मैग्नीशियम बना लेता है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है एल्यूमिनियम। ये लेयर होती है ये जो लेयर होती है इम्परमेबल होती है, दैट मीन्स कि किसी को पास करने, मतलब अंदर की लेयर में वो पास नहीं होगी और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को स्टिक टाइटली और टाइटली स्टिक कर जाती है मेटल के सरफेस पे और एक्ट करती है एज अ फिजिकल बैरियर, जो कि प्रिवेंट करता है कि वो फ्रेश जो मेटल है उसके नीचे, जो ऊपर की लेयर है उसके नीचे, उसको डैमेज करने से, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने से प्रोटेक्ट करती है, लाइक फिजिकल बैरियर। रिजल्ट क्या होगा कि सेल्फ पैसिवेशन करने में रहती है कि वो खुद का प्रोटेक्शन करते हैं बाय डिपर ऑक्सीडेशन और कोरोजन से बचाने के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है व्हाई आर नो मेटल्स लाइक फॉस्फोरस एंड सल्फर स्टोर्ड इन वाटर और एयर टाइट कंटेनर। अभी पिछले एक क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा था कि सोडियम और जो पोटेशियम है को केरोसिन में स्टोर कर देता है, लेकिन हम यहाँ पर कंडीशन आ रही है ये हमारा रखता है, जिसमें क्या बताना है कि फॉस्फोरस और सल्फर वो नो मेटल्स जो कि पानी के अंदर स्टोर कर जाते हैं, फिर एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करते हैं। दैट मीन्स दे शो रिएक्टिविटी। किससे रिएक्टिविटी शो करते हैं? ये बात से करते हैं क्या है, जब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो स्पेसिफिकली स्टोर करते हैं बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी विद एयर। इनकी रिएक्टिविटी किस बेसिस पे देखी जाती है कि वो एयर से कितने फास्टली रिएक्ट करते हैं। जैसे वाइट फॉस्फोरस को देखें, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और स्पॉन्टेनियस कंबशन शो करते हैं, मतलब कि फायर बहुत जल्दी पकड़ लेता है जब एयर में एक्सपोज कर दिया जाए। ठीक है, रूम टेम्परेचर क्या कि वाइट फॉस्फोरस है वो स्पॉन्टेनियस कंबशन, दैट इज कि आग पकड़ लेता है जब वो एयर में जो रूम टेम्परेचर की एयर है एक्सपोज कर दिया जाए। देयरफॉर इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर टू कट ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेरिक एयर से कट ऑफ करवाना है तो उनको स्टोर किया जाता है वाटर के अंदर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर ये भी याद रखना, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना प्योर नॉट फ्री, तो फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी बाउंड करते हैं। और सल्फर को देखें तो सल्फर है वो लेस रिएक्टिव होता है फॉस्फोरस से तो, लेकिन सल्फर वो एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। एयर टाइट कंटेनर में से कि जिसमें आप मॉइस्चर बिल्कुल हटा दो और ऑक्सीजन भी, है ना। कुछ देर बाद क्या कह रहा है कि टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रिएक्टिंग विद मॉइस्चर से भी बचाना है उसको और ऑक्सीजन से भी बचाना है, क्योंकि विच को लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं चाहे हम, जैसे कि सल्फर ऑक्साइड। नाउ कमिंग टू फर्दर questions, why does aluminum does not corrode easily even though it is reactive? एल्यूमिनियम है वो जल्दी से कोरोड नहीं होता, लाइक आयरन हो जाता है ना, रस्ट कर जाता है, कोरोजन हो जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम रिएक्टिव होने के बावजूद भी कोरोड नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? एल्यूमिनियम में वो हाई होता है, मतलब हाई रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आता है मेटल के अंदर, जबकि इसको विंडो फ्रेम्स एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है, बट ये रस्ट नहीं करता जैसे आयरन रस्ट करता है इसमें वाली का। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ये हमने डिस्कस किया था प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है, दैट इज Al2O3 अपने सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर अगर ये लेयर बनाने का तो उसके अंदर की जो मेटल है प्योर फॉर्म वाला उसको प्रोटेक्ट करेगा प्योर के ऊपर सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर प्रोटेक्टिव बनाने के बाद। तो ये हम इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं। इन इंडस्ट्री दिस लेयर इज ऑफन थिकन्ड, ये लेयर थिक भी बना दी जाती है। अगर हम देखा जाए तो नेचुरली ये प्रोसेस हो रही है, आप एल्यूमिनियम को बाहर छोड़ दो उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनी तो वो इतनी थिन, मतलब बहुत थिन रहती है, बट स्टिल। और इंडस्ट्री में जाता है कि उससे थिक
कवर सरफेस पे किया जाता है, जिसको कहते हैं एनोडाइजिंग, टू मेक द मेटल इवन मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। मतलब अगर कुछ पंप वगैरह मतलब कोई भी चीज़ लग जाए जैसे उसके ऊपर स्क्रैच या कुछ भी आ जाए, उससे अंदर की लेयर की जो डैमेज होती है क्योंकि वो एक्सपोज हो जाएगा ये किसी भी रीजन से, और तो उस चीज़ को बचाने के लिए थिक लेयर क्रिएट कर दी जाती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग। ये याद रखना, यहाँ पे एनोडाइजिंग हो सकते हैं ऑप्शन में देंगे कुछ भी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। अब कार्बन का क्या रोल होता है कि मेटल के ऑक्साइड्स को ब्रेक करके उनको मेटल फॉर्म करने, मतलब मेटल एक्सट्रैक्ट करने में। तो कार्बन जो है वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग में। किस मेटल के लिए? वो भी स्पेसिफिक है, सब मेटल के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है। इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर सिर्फ मीडियम रिएक्टिविटी। जो मीडियम सीरीज में लाई करते हैं वो सिर्फ 3 मेटल है, जिंक, आयरन एंड लेड। इन 3 मेटल्स के साथ में ही हम इनकी, अगर इन 3 मेटल्स की ऑक्साइड होगी उसके साथ अगर हम कार्बन की रिएक्शन कराएंगे, दैट इज कोक, अगर कोक की रिएक्शन कराएंगे तो दैट विल लीड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ वो मेटल, स्पेसिफिक मेटल। तो प्रोसेस क्या होती है इसमें? जो मेटल ऑक्साइड है उसको हीट किया जाता है इसके साथ, कोक के साथ, एंड जो कार्बन है उसकी हायर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की एज कंपेरिजन टू दी 3 मेटल। ठीक है, इन 3 मेटल से हाई एफिनिटी होती है रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ कार्बन की। तो क्या होता है? तो रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है? कार्बन है वो टेक आउट कर लेता है ऑक्सीजन इन मेटल ऑक्साइड से और फिर उनको रिड्यूस कर देता है ऑक्साइड्स को, और उनके प्योर मेटेलिक फॉर्म हमें रिजल्ट में मिल देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है टू कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर डाइऑक्साइड। रिसर्च रिएक्शन एग्जाम्पल आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डू मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड लेकिन नॉन मेटल्स और एसिडिक ऑक्साइड? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक क्वेश्चन में ये पढ़ा था कि नॉन मेटल्स है वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, बट ऐसा होता क्यों है कि मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे लेकिन नॉन मेटल्स है एसिडिक ऑक्साइड? बेस्ड ऑन देयर टाइप ऑफ बॉन्डिंग। कि दोनों बॉन्डिंग में तरीके से होती है, कैसी बॉन्डिंग होती है? बेस्ड ऑन देयर टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड बिहेवियर ऑफ रिजल्टिंग कंपाउंड। मतलब अगर इनकी बॉन्डिंग भी डिपेंड करेगा और इनका रिएक्शन वाटर के साथ क्या कंपाउंड फॉर्म करेगा रिएक्शन में, तो उससे बेस्ड होता है। तो मेटल ऑक्साइड अगर देखें तो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली वी नो कि वो इलेक्ट्रॉन्स यूज कर देते हैं आयनिक ऑक्साइड्स बनाने से, लेकिन जब उनको डिसॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर तो वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या हो गया सोल्यूशन? बेसिक, मतलब दीज आर द बेसिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स को देखें तो नॉन मेटल्स है वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये आयनिक ऑक्साइड्स के साथ, और ये फॉर्म कर लेते हैं कोवेलेंट ऑक्साइड। व्हेन मेटल व्हेन डिसॉल्व, अगर नॉन मेटल को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो दे रिएक्ट टू प्रोड्यूस ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो हाइड्रोजन आयन आयन दैट क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन आने से क्या मतलब है? दैट इज एसिडिक ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड के फॉर्म में तो प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं, लेकिन सोल्यूशन इसका एग्जाम्पल है SO2 plus water give us H2SO 3 हम ये फॉर्म भी कर वो तो एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा ना। अगली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ये एप्लीकेशन बेस्ड वो क्वेश्चन है जो रियल लाइफ यूज में आते हैं इंडस्ट्री प्रोसेस में। जैसे कॉपर यूज़ क्यों किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में? वाई एल्यूमिनियम है वो ओवरहेड केबल यूज किया जाता है। अब कॉपर वायर और एल्यूमिनियम की इनके अंदर डिस्टिंग्विश करना है कि एल्यूमिनियम को मतलब दोनों में कॉपर वायर क्यों यूज़ किया, जैसे दोनों में एल्यूमिनियम वायर क्यों यूज़ करें? जैसे कि हमें पता है कि दोनों मेटल, तो दोनों मेटल हैं तो दोनों गुड कंडक्टर होंगे, है ना? तो दोनों गुड कंडक्टर हुए तो ये दे आर चूजन फॉर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। मतलब एल्यूमिनियम को ओवरहेड के बेस में इसलिए यूज़ किया, उसके पीछे स्पेसिफिक उनकी एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कि उनमें कुछ तो डिफरेंस होगा तभी तो वो कॉपर है वो एल्यूमिनियम है। डजंट मीन कि मेटल होने से उनकी सारी प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएंगी। तो द आंसर फॉर दैट इज कॉपर। अगर हाउस होल्ड वायरिंग में यूज लगा है तो कॉपर क्या है? एक्सट्रीमली हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, एंड ये उसका बता रखी इन्फॉर्मेशन सेकेंड ओनली टू सिल्वर। ये हाईली डक्टाइल होता है एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है, जिससे क्या होता है कि लेस लाइकली टू ब्रेक। तो इसको अगर डक्टिलिटी क्या होती है?
फॉर्म कर लेगी। तो थिन लेयर इसके आसानी से बन जाएगी, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, तो इजीली इसको पुल किया जा सकता है। लेकिन एल्यूमिनियम केस में होता है, एल्यूमिनियम में काफ़ी लाइट डेंसिटी वाला मेटल है कॉपर के कंपेरिजन में, तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस ओवरहेड केबल्स में इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये अगर हैवी हों, मतलब लो डेंसिटी में लाइटर वेट हों, तो इनका लाइट वेट होने की वजह से, लाइटर मेटल होने की वजह से ये प्रिवेंट करेंगी जो वायर्स है वो स्पैग नहीं करेंगी इसमें, ठीक है, अपने खुद के वेट, और इससे लोड कम हो जाएगी इसका टावर्स का, तो इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया और लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा कॉपर के कंपैरिजन में। लेकिन हाउस के अंदर जैसे हमारे घर के अंदर जो कॉपर वायर होते हैं वो थिन होते हैं काफ़ी, एंड उनको वेट ज़्यादा देर तक ऐसे लोड करके नहीं, क्योंकि उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जो बाहर ओवरहेड टावर्स पे जो प्रेजेंट होती है, उन ओवरहेड जो केबल्स होती है उनके अंदर एल्यूमिनियम इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो लाइट हो जाता है, अदरवाइज वो सैग करके काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई इज जिंक यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन। अब गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर आयरन के सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट की जाती है किसकी, जिंक की। तो क्वेश्चन पूछा गया कि वाई जिंक को ही क्यों यूज़ किया गैल्वेनाइजेशन आयरन की करने के लिए। इससे अच्छी रीज़न जो है, जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव लिखा, वो मोर रिएक्टिव होगा तो even if the zinc coating is scratched, the zinc react with oxygen and moisture first, sacrificing itself. Oh, that's the reason. I forgot. जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो वो खुद ऑक्सीजन और मेटल से, मॉइस्चर से खुद से रिएक्ट कर जाएगी, खुद को सेक्रीफाइस कर लेगी टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग आयरन। अब इसका बैरियर फॉर्मेशन का क्या है, जो जिंक है वो रिएक्ट करता है एयर से, तो एयर से रिएक्ट करने से वो एक टफ इनसॉल्युबल लेयर बना देता है, जैसे एल्यूमिनियम में बन रही है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऐसे ये जिंक कार्बोनेट बना लेता है जो कि फर्दर कोरोजन से बचा लेता है आयरन को। अब दो तरीके से गैल्वेनाइजेशन की जा सकती है, जैसे गैल्वेनाइजेशन क्या है, इसमें क्या है, हमने स्टील लिया है, नीचे मेल्टेड जिंक ले रखा है, तो यहाँ पे मेल्टेड जिंक ले रखा है, हमने स्टील वाले डिप किया और फिर इसको कुछ देर डिप करने के बाद रिमूव कर लिया, तो हमारे पास गैल्वेनाइज्ड स्टील बाहर आ जाएगी। और एक दूसरा तरीका होता है इलेक्ट्रो गैल्वेनाइजेशन, जैसे आयरन के ऊपर कॉपर की लेयर डिपॉजिट करवाई थी ना, इस तरीके से यहाँ पे हम ये यूज़ कर लेंगे कि हम एसिडिफाइड सल्फेट सोल्यूशन ले लेंगे, इसमें से यहाँ से ये इम्प्योरिटीज मेल्ट करेंगे और यहाँ से मेल्ट करने के बाद ये इससे कवर अप कर लेंगे आयरन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोल्ड और प्लेटिनम यूज्ड इन ज्वेलरी डिस्पाइट बीइंग एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी ये ज्वेलरी में यूज़ किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ज्वेलरी सिर्फ उनके प्राइस के बेसिस पे नहीं है, उनकी एक केमिकल स्टेबिलिटी की वजह से, जैसे और मेटल को क्यों नहीं मिला दी, ये एक्सपेंसिव है इसलिए जिसमें केमिकल स्टेबिलिटी शो करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, ये नोबल मेटल कहलाते हैं दोनों के दोनों, ठीक है, और इनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे नीचे आते हैं रिएक्टिविटी और इनकी लिस्ट, तो एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। और ये ना ही मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, इवन काफ़ी एसिड्स के साथ तक भी ये रिएक्शन शो नहीं करते। लश्चर होते हैं कि भाई जल्दी से कोरोड नहीं होगा, उनका टार्निश नहीं होगी ना, तो ये लश्चर शाइन करता रहेगा इन दिस नाइट। मेलिएबिलिटी देखी जाए तो अब ज्वेलरी है उसमें काफ़ी डिटेलिंग होती है, तो ज्वेलरी में डिटेलिंग दैट मीन्स कि दैट शुड बी मेलिएबल और डक्टाइल, क्योंकि थिन वायर अब बहुत ज़्यादा बना देते हैं। गोल्ड के बारे में हमने पढ़ा है कि जो 2 ग्राम हमारा जो गोल्ड है उस पर 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई, तो यू कैन थिंक हाउ मच डक्टिलिटी गोल्ड के पास है। Why iron is not used for making cooking utensils, but stainless steel is used. क्वेश्चन क्या है कि आयरन को बर्तनों की तरह यूज क्यों नहीं किया जाता, जैसे स्टील को यूज किया जाता है, बट ड्यू टू सम ऑफ इट लेस क्वालिटीज देन स्टील, तो आयरन को इसलिए यूज नहीं किया जाता, जो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो कोरोजन है, आयरन है वो कोरोजिव मेटल है, प्योर जो आयरन है इजीली रिएक्ट कर जाता है मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, जो कि रस्टिंग क्रिएट कर लेता है, ठीक है। और ये इवन एसिडिक फूड के साथ भी, अगर खाना पकाएं हम
ना, तो एसिडिक फूड के साथ ये रिएक्ट करके मेटलिक टेस्ट भी प्रोवाइड करता है, जो कि हर एक खाना नहीं होता, लाइक एसिडिक फूड हम पसंद नहीं है। अलोइंग का स्टेनलेस स्टील है, जो अब अलोई होता है किसका, आयरन का, क्रोमियम का और निकल का, इन तीनों को मिक्स करके स्टील को बना, स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है। जो क्रोमियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैक्रोस्कोपिक और सेल्फ हीलिंग लेयर बना लेते हैं क्रोमियम ऑक्साइड की, मतलब जो स्टेनलेस स्टील है उसकी बाहर क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर क्रिएट हो जाती है, अंदर की जो भी मेटल है हमारा वो प्रोटेक्टेड रहता है। ड्यूरेबिलिटी देखी जाए तो स्टेनलेस स्टील है वो रेजिस्टेंट होता है कि उसमें कोई टिंग नहीं पड़ता, रस्ट नहीं लगता, केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता और फुल स्ट्रॉन्ग रहता है इवन एट हाई टेम्परेचर। तो ये इसकी बेसिक ज़्यादा क्वालिटीज है वो स्टेनलेस स्टील और हमारे आयरन से, प्योर आयरन। अगला क्वेश्चन है वाई क्लोरीन यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, तो इट इज़ अ नॉन मेटल। क्लोरीन जो है वो वाटर प्योरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है नॉन मेटल होने के बावजूद भी। तो क्लोरीन क्या होता है कि क्लोरीन एक नॉन मेटल होने के साथ साथ इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो आइडियल डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट यानी कि जो भी जर्म्स और बैक्टीरिया जो भी प्रेजेंट है उनको क्लीन करने में हेल्प करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी इसकी, जो क्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। जब ये पानी में ऐड किया जाता है तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, हाइपोक्लोरस एसिड। जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये पेनिट्रेट करता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया या फिर वायरस से, उनको उनके एंजाइम्स को डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड दिस इज हाउ क्लोरीन है वो वाटर प्योरिफिकेशन में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वाई इज कैल्शियम एडेड टू सॉइल इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं ना, वन ऑफ देम कैल्शियम। कैल्शियम को एग्रीकल्चर में क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जब कैल्शियम को सॉइल के अंदर ऐड कर दिया जाता है तो इट विल फॉर्म क्विकली। फिर फर्दर नेक्स्ट लाइन इनके फॉर्मूला साइड बाय साइड लिखे हुए हैं और आपको याद भी होने चाहिए, भी लिखे हुए जो दैट इज कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। अब सॉइल का पीएच का रेगुलेशन में हेल्प करता है। जैसे एग्रीकल्चरल सॉइल होती है वो काफ़ी एसिडिक बन जाती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर एसिड देने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से उसका जो नेचुरल एसिडिक रहता है उसकी वजह से हम कैल्शियम के कंपाउंड डाल देते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, जिससे क्या करेगा वो एसिडिक जो नेचर है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, राइट। एवरीथिंग। अगला है कि भाई प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प करता है क्योंकि कैल्शियम है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, किसमें प्लांट के लिए एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो एसेंशियल होने की वजह से क्या होगा, कैसे एसेंशियल है वो प्लांट्स के लिए कि भाई प्लांट्स के सेल वॉल में सेल पैकेज में होता है, उसका एक कॉम्पोनेंट होता है और प्रॉपर फंक्शन में हेल्प करता है रूट के सिस्टम में। सॉइल का स्ट्रक्चर है वो कैल्शियम आयन से बना होता है, तो कैल्शियम आयन पार्ट होते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर में जो कि फ्लोक्यूलेट कर लेते हैं सॉइल पार्ट, और उससे क्या होता है फ्लोक्यूलेटिंग एरेशन इन द सॉइल। तो ये स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, ड्रेनेज वाटर को ड्रेन करने में, एरेशन होगा तो वाटर ड्रेनेज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज सिलिकॉन यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इट इज़ अ नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाएगा। इसका रीजन जो सिलिकॉन जो है वो टिपिकली टेक्निकली है फिर मेटलॉइड में आता है, मतलब हम इसको नॉन मेटल से सिर्फ केमिकल मेटलॉइड होता है। इट हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी जो कि बैकबोन है हमारी टेक इंडस्ट्री की, मतलब आप लोग मतलब सिलिकॉन इतना ज़्यादा यूज होता है कि इसको बैकबोन ऑफ टेक इंडस्ट्री भी बोला जाता है। तो क्यों बोला गया, क्योंकि सेमी कंडक्टर तो लाइट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में की प्रॉपर्टी क्या, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करता है, ठीक है, जैसे मेटल्स करते हैं और इंसुलेटर भी बीच की शो करता है एक्टिविटी। इसकी कंडक्टिविटी है वो कंट्रोल करनी होती है डोपिंग की प्रोसेस। अब देखिए जाए तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या है इसकी, ये हाई टेम्परेचर पर भी ऑपरेट किया जा सकता है, मेल्ट नहीं होगा, ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं होता इसका, और हाई स्पीड प्रोसेसर से यूज नहीं होता क्योंकि हाई स्पीड प्रोसेसर होता है उनका टेम्परेचर ऑब्वियसली हाई यूज करेगा तो हाई टेम्परेचर को बियर कर मेल्ट नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं होता, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी होती है। अबंडेंस देखा जाए तो ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का, ठीक है, इस वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए इसका मास प्रोडक्शन भी हो पाता है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स भरमा रहा है अभी तो काफ़ी हद तक यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई थर्माइट रिएक्शन वेल्डिंग रेलवे ट्रैक्स में क्यों यूज करते हैं थर्माइट रिएक्शन।
थर्माइट रिएक्शन का क्या, थर्माइट रिएक्शन क्या होती है? वो एक एक्सोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, मेटल ऑक्साइड को इससे मेटल ऑक्साइड और एक मोर रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करा दिया जाता है। यूजुअली इसको यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम। मोस्ट एक्टिव यूज़ कर रहे हैं तभी तो ये मोस्ट एक्टिव मेटल यूज़ करने पे इस ऑक्सीजन को चुरा नहीं जाएगा, राइट? तो Al2O3 और 2F आ जाएगा हमारा, ठीक है, साथ में हमारी हीट रिलीज हो जाएगी। इसका मैकेनिज्म क्या होगा? जो रिएक्शन होती है इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और आयरन जो प्रोड्यूस, अब इतनी ज़्यादा हीट होगी तो आयरन मोल्टन स्टेट में हमें प्राप्त होता है। एप्लीकेशन का अभी मोल्टन आयरन हम किसी भी गैप में पोर कर देंगे, रेलवे ट्रैक में करते हैं, कुछ क्रैक आ जाएंगे, फिर कोई भी सीमलेस सरफेस तो वहाँ पे डालते हैं, तो हमें सीमलेस और सिंगल पीस में ट्रैक को डिवाइड कर देता है। Further, coming to the question, why hydrogen not used as a reducing agent for all metal oxides? मतलब कुछ metal oxides में तो यूज होता है लेकिन सब में क्यों नहीं यूज किया जाता? अब सब में इसलिए यूज किया जाता है, वैसे तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बट इसका वन साइज फिट्स ऑल में ये मतलब एक ही चीज़ हर एक सोल्यूशन में फिट नहीं करेगा। क्योंकि क्योंकि हाइड्रोजन है, अगर रिएक्टिव बेस सीरीज में रखें तो ये सिर्फ उन मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सकता है जो कि उससे लेस रिएक्टिव है, तो उन्हीं को ही उन्हीं की मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। इसके नीचे कौन कौन सी आती हैं? कॉपर, लेड, टिन। अब that are less reactive than hydrogen, तो हाई रिएक्टिव मेटल है वो मेटल की ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं करता। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन है, मतलब इसमें हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनको ये यूज करने का कारण क्योंकि उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। एक्सप्लोजन रिस्क भी होता है, क्यों? क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन के साथ वर्क कर रहे हैं हाई टेम्परेचर, और हाइड्रोजन गैस को आपको पता है कि इट इज़ वेरी फ्लेमेबल गैस होती है, डेंजरस होती है काफ़ी, से बहुत जल्दी आग पकड़ सकती है, एक्सप्लोजन चेक, तो इनके साथ एक्सप्लोजन का रिस्क भी होता है। वो अगर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगी उस टाइम पे काफ़ी हीट भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Why is recycling of metal like aluminum and copper economically and environmentally beneficial? अब ये दोनों का रिसाइकिल होना क्या बेनिफिट करेगा? अभी सस्टेनेबिलिटी तो चलता ही रहता है काफ़ी ज़्यादा से ट्रेंड में अभी, तो एनर्जी सेविंग होता है। जैसे एल्यूमिनियम से एक्सट्रैक्ट किया उसकी ओर से वो बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, लेकिन रिसाइकिल करने से सिर्फ 5% ही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है प्राइमरी एक्सट्रैक्शन। समझ रहे हो कि एल्यूमिनियम को अगर हम उसकी और बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट करें तो हमें इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ती है कि सिर्फ अगर रिसाइकिल करें तो सिर्फ 5% की एनर्जी में हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो रिसोर्स कंजर्वेशन में पॉइंटर ऐड करेगा ना तो बहुत बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा जब आप आंसर अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन आंसरिंग के दौरान। तो रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए एक्सप्लेन करेगा कि it preserves limited mineral ore and reduces the need for destructive mining practices. अब रिसाइकिल करने से क्या होगा कि हम प्रिजर्व करेंगे जो लिमिटेड हमारे पास मिनरल ओर्स हैं उनको, हर एक और अब इतनी ज़्यादा नहीं है, और उस चीज़ को लिमिटेड जो हमारे पास मिनरल ओर्स बची हुई हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए कि हम माइनिंग प्रैक्टिसेस ना हो डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय करनी पड़ती है। और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिसाइकलिंग से ऑब्वियसली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा पड़ेगा। इससे क्या होगा कि कार्बन एमिशन कम हो जाएंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इन आयरन प्रोडक्शन। रोल बताना है ब्लास्ट फर्नेस का आयरन प्रोडक्शन में, और इसमें कोक, कफ और लाइमस्टोन का फंक्शन क्या है इस प्रोसेस में। तो ब्लास्ट फर्नेस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये किस चीज़ में यूज होता है कि आपके पास आयरन ऑक्साइड है, इसको रिड्यूस करना होता है, मतलब प्योर मेटल पाने के लिए हम आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, तो उस प्रोसेस को किसके अंदर होगी? ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि रोल ऑफ कोक पूछा है, तो रोल ऑफ कोक क्या होगा कि डुअल पर्पस से यूज़ किया जाता है।
क्यों? पहला क्योंकि बर्न करता है कि उसको हीट मिले फर्नेस के अंदर, मतलब हीट एनर्जी, ब्लास्ट फर्नेस नाम से पता चल रहा है कुछ तूफानी होता है। ठीक है, तो बर्न टू प्रोवाइड द हाई हीट रिक्वायर्ड, जो कि फर्नेस में हाइट रिक्वायर होगी तो इसको बर्न करके हम हीट प्रोवाइड कर लेंगे। सेकेंडली, ये कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म कर लेता है बर्निंग के दौरान, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और ये आयरन में कन्वर्ट कर देता है। और अगर हम देखें लाइमस्टोन का रोल क्या होता है, लाइमस्टोन एक फ्लक्स का रोल प्ले करता है। क्या मतलब है इसका? कि ये डिकम्पोज कर देता है कैल्शियम ऑक्साइड को, ये ओ को, विच रिएक्ट, जो कि रिएक्ट करता है, ये सैंड के अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। अब हमें आयरन ऑक्साइड है, अब आयरन ऑक्साइड प्योरली तो नहीं मिल सकती, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी, सैंड इम्प्योरिटीज, जैसे सिलिका ऑक्साइड। तो अगर हमने इसमें लाइमस्टोन डाला तो वो क्या करेगा कि वो जो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगी उसको क्या करेगा कि फॉर्म कर देगा CaSiO3, जो कि नॉन रिएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। ये जो है ना, ये फ्लोट करेगा मोल्टन आयरन के अंदर, तो इसको इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और प्रोटेक्ट करेगा, रीऑक्सीडेशन में भी प्रोटेक्ट करता है, ये रीऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करेगा। जैसे ये ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम दिया हुआ कि कैसे इसमें चीज़ें ऐड ऑन की जाती हैं, तो ये लिखा हुआ है कि आयरन और कोक और लाइमस्टोन हमने इसके अंदर ऐड कर दी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, कोक यहाँ पे बर्न करेंगे, साथ में किसके, आयरन और के, लाइमस्टोन के, ये चलेगा बंद करता रहेगा। तो क्या होगा कि तो क्या होगा कि ऊपर लेयर बनेगी, जो इसमें दिखाई गई ऊपर लेयर बनेगी, यहाँ आउटलेट है, इससे हमारे पास यहाँ आ जाएगी, क्या आ जाएगा यहाँ बस ये ऐसे हो टू राइट और 3, तो ये लिक्विड स्लैग हम ऊपर वाले आउटलेट से बाहर निकाल लेंगे और नीचे से हमारे पास मोल्टन आए, जिसको पिघाड़ेंगे, ये हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। अब कंपेयर करो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की प्रोसेस को कंपेयर करना, वाई ये दोनों, वाई इज इट नेसेसरी टू कन्वर्ट और को ऑक्साइड में रिडक्शन करने से पहले, तो ऑक्साइड में ही कन्वर्ट किया जाता है पहले, जो उनकी अदर फॉर्म होते हैं उनको। तो इन प्रोसेस को अगर एक्सप्लेन करें तो इसमें क्या होता है कि कंसनट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे अगर रोस्टिंग देखें तो ओर का टाइप क्या होगा, सल्फाइड ओर का रोस्टिंग टाइप। रोस्टिंग दैट मीन्स कि कोई भी ओर है जो सल्फाइड फॉर्म में उनको रोस्टिंग करवाएंगे, लेकिन जो कार्बोनेटेड है, जो हाइड्रेटेड है, उनका हम क्या करवाएंगे, कैल्सिनेशन। तो नाम लो C से C, ठीक है, कैल्शियम और कैल्सिनेशन और कार्बोनेट। सल्फाइड का रोस्टिंग हो जाएगा। इसमें क्या होता है, हीट इन द एक्सेस ऑफ एयर, मतलब एयर के अंदर किया जाता है इसका हीट, ये एब्सेंट है, जैसे लिविंग लेयर में की जाती है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज होती है। अब ये क्या करना है कि वाई कन्वर्ट टू ऑक्साइड, हमने ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट किया, इसका आंसर कैसे करेंगे, क्योंकि थर्मोडाइनमिकली ईजियर प्रोसेस होती है कि किसी भी और से अगर हमें कुछ निकालना हो तो पहले उसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो, या फिर डायरेक्ट ऑक्साइड में कन्वर्ट हो पाए तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करके फर्दर आगे ईजी प्रोसेस हो जाती है और इकोनॉमिकल प्रोसेस हो जाती है, ईजियर प्रोसेस और इकोनॉमिकल प्रोसेस। जिससे क्या होता है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर दिया जाता है यूजिंग कार्बन फर्दर और हाइड्रोजन, देन इट इज़ टू रिड्यूस सल्फाइड, या मतलब ये क्या कह रहा है कि सल्फाइड और कार्बोनेट से डायरेक्टली किसी को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना टिपिकल, और उसके ऑक्साइड से अगर करें तो थर्मोडाइनमिकली ईजियर हो जाता है, नॉट इकोनॉमिकल हो जाता है। अब थर्माइट प्रोसेस है, हमने पीछे डिस्कस करी थी, थर्माइट प्रोसेस क्या होती है, हाई लेवल थर्मिक, ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये लिविंग एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस का नाम है। अब क्या क्वेश्चन क्या बोला गया कि एक्सप्लेन करो हमें ये प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन के,
और क्यों क्रायोलाइट है वो ऐड किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट में। अब क्रायोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, होल हेरोल प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में पढ़ने के लिए आगे चलते हैं। एल्यूमिनियम है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से मोल्टन स्टेट में एल्यूमिना के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाता है। अब इसके बाद रोल क्या होता है क्रायोलाइट का, इसमें ये प्योर एल्यूमिनियम जो होता है वो काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, और प्योर कंडक्टर होता है प्योर एल्यूमिनियम। अगर उसके अंदर हम क्रायोलाइट ऐड कर दें, ये मेल्टिंग पॉइंट भी रिड्यूस कर देता है। देख रहे हो मेल्टिंग पॉइंट 2050, और क्रायोलाइट डालने से 950, जिससे क्या होता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और ये प्रोसेस काफ़ी एनर्जी इफिशिएंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करो कि इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। 3 मेथड बताओ जिससे हम कोरोजन ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिंसिपल बताओ उनके सबके पीछे प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी और रस्टिंग की वो क्या कहते हैं कि रस्टिंग है तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है जिसमें क्या होता है जो सरफेस है आयरन का वो एक सेल गैल्वेनिक सेल की तरह एक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। तो वो कैसे रिएक्शन शो करेगा, आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Fe2+2 और 2 आयरन सेपरेट आउट हो जाएगा। कैथोड पे करेगा कि ऑक्सीजन वो फ्यूज हो जाएगी इन द प्रेजेंस में वाटर के अंदर। प्रिवेंशन क्या होगा, आप कैलोनाइजेशन कर सकते हो, इसमें क्या करेंगे कोटिंग कर देंगे जिंक के साथ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे जिसमें टीन या क्रोमियम से हम उसकी कोटिंग हो जाएगी, एलोइंग कर देंगे कि उसको अलॉय बना दें, स्टेनलेस स्टील बना देंगे। अब प्रिंसिपल क्या होता है कैलोनाइजेशन का, ये वर्क करता है कि सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन, मतलब कि खुद रहने देते हैं क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन समझ के पढ़ा था, लेकिन ये खुद रिएक्ट करने के बाद एक प्रोटेक्टिव इम्परमेबल लेयर क्रिएट कर लेता है जो आयरन को प्रोटेक्ट कर लेता है। अब 4 से 5 क्वेश्चन हैं हमारे साइंटिफिक और एप्लीकेशन बेस्ड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, हमें दिक्कत की करनी नहीं काफ़ी, तो ताकि आप लोग को एक अलग क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं क्योंकि डाल दिए प्रोटेक्शन के लिए अलग कर देते फिर प्रोटेक्ट करते हैं तो फर्दर डिटेल्ड है। अगर किसी को कुछ पॉइंटर्स याद नहीं रह पाते ये थोड़ा एक्स्ट्रा में चल जाएगा, मैं अपने पास पॉइंटर ले रहा ताकि आप पीछे वाला क्वेश्चन भी रीड आउट कर लें, ये भी रीड आउट कर लें, और जो आपको मेमोराइज हो पाएगा तो वहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनके प्रैक्टिस कर सकते स्क्रीन शॉट ले लिया पोस्ट करके वीडियो क्वेश्चन कुछ एक दो तीन आंसर को मेंशन कर दिया मुझे लगे उनके अगर आपको डाउट हो प्रॉब्लम हो अब आंसर देख सकते हैं। मैंने काफ़ी क्वेश्चन ऐड करते हैं लेकिन रिपीटेड कॉन्सेप्ट पूछे हुए हैं इसलिए मैं आंसर करना ज़रूरी नहीं है, बाकी मोर देन सफिशिएंट है। आप लोग की प्रैक्टिस कर लोगे, इसमें काफ़ी पूरा ही चैप्टर आपका इंक्लूड होगी अगर आप थोड़ी बहुत रीडिंग करेंगे नहीं भी करेंगे तो ये इनफ कंटेंट कि आप अच्छे से आपके 4 मार्कर कर पाओगे। ठीक है, समरी देखिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में मेटल और नॉन मेटल तो मेटल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होता है, मेटल्स टेक्नोलॉजी में भी होते हैं, नॉन मेटल साइंस केमिस्ट्री में भी होता है, मेरी डॉक्टर थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग, इसमें जो क्वेश्चन हैं वो बाद में हमने सॉल्व नहीं करें उनके रिगार्डिंग यू कैन आस्क, मेरे को कमेंट डाउन कर देना है और जो भी आपको पूछना है आई आंसर एवरी डिटेल। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर, कल हम दूसरा चैप्टर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल हम फिजिक्स का टॉपिक है फाइन। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।